सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी। आज के इस सेशन में जो बायोलॉजी को हम पढ़ रहे थे उसमें आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे युग्मक जनन की। युग्मक जनन मतलब अगर इंग्लिश में कहें तो इसको बोला जाता है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कहने का मतलब है जब लैंगिक जनन की क्रिया होती है तो लैंगिक जनन कहीं ना कहीं से तो शुरू होगा, यानी कि रिप्रोडक्शन की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होगी। कोई तो ऐसी अवस्था होगी जहां से हम कहेंगे कि रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो जो गैमेटोजेनेसिस हम ले रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहली अवस्था होती है। या प्रश्न उल्टा कर दूं, प्रश्न में ऐसे कर दूं कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उस दौरान प्रथम अवस्था कौन सी होती है, तो उस दौरान जो प्रथम अवस्था होती है वो गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन। जो गैमीट होते हैं, जितने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जितनी जर्म सेल्स होती हैं, वो जर्म सेल या जनन कोशिका जिन्हें हम कहेंगे, वो जर्म सेल किसका निर्माण करती हैं? गैमीट का निर्माण करती हैं, या युग्मक हिंदी में जिसको कहा जाता है उसका निर्माण करने का काम करती है, ठीक है। अब ये युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया जो होती है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस, ठीक। अब बात करें मेल की, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो हमें दोनों की बात करनी पड़ेगी, मेल और फीमेल दोनों की बात करनी पड़ेगी। तो देखिए, जो मेल है उनमें हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ा ही है अभी। तो टेस्टिस में किसका निर्माण होता है? मेल गैमीट का निर्माण होता है, ठीक है। किसका निर्माण होता है? मेल गैमीट यानी कि नर युग्मक का निर्माण होता है। और मेल गैमीट किसे बोला जाता है? शुक्राणु यानी कि स्पर्म को बोला जाता है, ठीक है। अब फीमेल के संदर्भ में बात करें तो फीमेल में कहां पर होता है? ओवरी में। ओवरी में किसका निर्माण होगा? फीमेल गैमीट का, फीमेल गैमीट। अब ये फीमेल गैमीट को हम क्या कहते हैं? ओवम, ठीक है, या ओवा या एग, जो आप कहना चाहें। तो इसका क्या होता है, दोनों जगह अलग अलग हमने पढ़ा कि कहाँ कहाँ इनका निर्माण होता है, क्योंकि एक नर युग्मक होता है, एक मादा युग्मक होता है। तो नर युग्मक का निर्माण कहाँ से होता है? टेस्टिस यानी कि वृषण से होता है, जिसको स्पर्म कहा जाता है, यानी कि शुक्राणु कहा जाता है। मादा युग्मक की बात करें तो ओवरी में यानी अंडाशय में होता है और उसको कहा जाता है अंडाणु या ओवा। अब देखिए, दो प्रकार से प्रोसेस होती है। एक हमें क्या मिल गई? मेल रिलेटेड प्रोसेस मिली और एक फीमेल रिलेटेड प्रोसेस मिली। तो जो मेल रिलेटेड प्रोसेस होती है वो कहा जाता है शुक्र जनन। शुक्र मीन्स शुक्राणुओं से मिलके बना है और इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्पर्मेटोजेनेसिस। आगे बात समझ। दूसरी बात होती है यहां पर फीमेल की। फीमेल के अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे वो होता है अंड जनन, क्योंकि अंड का निर्माण हो रहा है तो इसको क्या कहा जाता है? अंड जनन। और इसको बोला जाता है oogenesis। आगे बात समझ। तो यहां पर जब गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे हम, यानी कि युग्मक जनन पढ़ेंगे, तो उस युग्मक जनन के अंतर्गत हम दो तरीके की प्रक्रियाएं पढ़ेंगे, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा पढ़ेंगे हम oogenesis। तो पहले हम एक एक करके ही पढ़ेंगे, दोनों को एक साथ नहीं पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस की। देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है कि जो ये प्रोसेस होती है, यानी कि शुक्र जनन की प्रोसेस जो होती है, ये कब शुरू होती है? ये कब शुरू होती है? जब मेल किशोर अवस्था में होता है, ठीक है, यानी कि जब टीनेज होती है उस समय। अब शुक्र जनन की क्रिया कहाँ होती है? हमने मतलब लास्ट टॉपिक जो लिया था, हमने पढ़ा था, उसमें टेस्टिस के बारे में पढ़ा था। तो वहां पर होती हैं शुक्रजनक नलिकाएं, तो वहीं पर क्या होती हैं? स्पर्मेटोगोनिया। तो शुक्र जनन की जो प्रक्रिया होती है, ये शुक्र जनन की प्रक्रिया कहाँ से होती है? टेस्टिस में शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, उनमें जर्म सेल्स होती हैं। जर्म सेल्स कहें या जिन्हें हम क्या कह रहे थे? स्पर्मेटोगोनिया कह रहे थे। तो ये स्पर्मेटोगोनिया किसका निर्माण करती हैं? ये शुक्र जनन की क्रिया करती हैं, यानी कि शुक्र ग्राणु का यहाँ पर निर्माण
होता है। अब शुक्र जनन की प्रोसेस को अगर हमें समझना है तो हमें इसे इजीली 2 पार्ट्स में डिवाइड करना जरूरी होगा, ताकि हम प्रक्रिया को आधा आधा करके आसानी से समझ सके, क्योंकि 2 ही भागों में बांट के ये प्रक्रिया पूर्ण होती है। पहले तो कौन सी होती है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड का मतलब ये हुआ स्पर्मेटिड का निर्माण, पहली अवस्था होगी, पहली प्रक्रिया होगी। और बिल्कुल अगर हिंदी की बात कहूं तो इसको बोला जाता है शुक्राणु पूर्वी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो आप ये वाला नाम ध्यान रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी बात करते हैं यहां पर शुक्राणु जनन की। शुक्राणु जनन यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, यानी शुक्राणु का एक तरीके से यहाँ पर जो होता है ना, रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसके अंतर्गत जो जाएगा। तो पहले चलिए इसी को डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं उसमें इमैच्योर कैसा होगा, ध्यान दीजिएगा, उस शुक्र जनन नलिकाओं में इमैच्योर स्पर्मेटिड होता है, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया होता है, यानी कि नर जनन कोशिका होती है। इमैच्योर, अपरिपक्व। तो इन इमैच्योर स्पर्मेटोगोनिया से शुक्राणु पूर्वी के निर्माण यानी कि स्पर्मेटिड के फॉर्मेशन की प्रक्रिया को हम समझने के लिए फिर से 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल सा है। पहला क्या होगा? गुणन अवस्था, यानी कि इस अवस्था में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो आप इसे मल्टीप्लिकेशन फेज कह सकते हैं। कौन सी फेज हो जाएगी? मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद अवस्था आती है वृद्धि अवस्था, यानी यहां पर क्या होगा? ग्रोथ होगी, तो इसको बोला जाएगा ग्रोथ फेज। ठीक है, जब ग्रोथ हो गई है उसके बाद क्या होगा? ये परिपक्व होगा। तो ये वाली अवस्था क्या होती है? परिपक्व अवस्था, जिसे मैच्योरेशन फेज कहा जाता है। तो ये तो हम जानते हैं, जनरली कोई भी चीज एकदम तो मैच्योर होती नहीं है, पहले कहीं ना कहीं से वो बननी शुरू होगी, फिर वृद्धि करेगी और उसके बाद मैच्योर होगी। तो यही क्रम यहाँ पर भी जब स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन पढ़ेंगे तब यही फॉर्मेशन यहाँ पर भी रहेगी। अब देखिए क्या करें, अगर बात करें यहाँ पर, चलिए पहले इसी की बात कर लेते हैं, नहीं तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। बात करें यहाँ पर सबसे पहली वाली अवस्था की। सबसे पहली वाली अवस्था क्या हो जाएगी? गुणन प्रावस्था कहें या गुणन अवस्था कहें, जो आप कहना चाहें। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन फेज। मैं फेज कह रही हूं इसलिए मैंने प्रावस्था लिखा है। मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन समझ ही रहे हैं, गुणा। सामान्यतः जो गुणा में क्या होता है, गुणित होता हुआ चला जाता है, वहीं से मतलब है। देखिए इस अवस्था में एक्चुअली क्या होता है, इस प्रावस्था के दौरान क्या होता है, जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं वहां पर कौन सी सेल होती हैं? जर्म सेल होती हैं। बात कर रहे हैं मेल की, तो मेल जर्म सेल ही होती है, बार बार कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये क्या करती हैं, ये कोशिका बार बार कैसा डिवीजन करती है? समसूत्री विभाजन, यानी कि माइटोसिस करती है। अब जब माइटोसिस हो रहा है तो माइटोसिस के बाद यहाँ पर बहुत सारी शुक्र जनन नलिकाएं यानी कि स्पर्मेटोगोनिया बन जाएंगी। स्पर्मेटोगोनिया, आ गई बात समझ? क्या बन जाएगा? स्पर्मेटोगोनिया। कौन सी कोशिकाएं बन जाएंगी? शुक्रजन कोशिकाएं। शुक्रजन कोशिकाएं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जब ये शुक्रजन कोशिकाएं यहाँ पर बन रही हैं तो इन स्पर्मेटोगोनिया में से, यानी कि इन शुक्रजन कोशिकाओं में से कुछ कैसी रह जाती हैं? आरक्षित रह जाती हैं या रिजर्व रह जाती है। ठीक है, कुछ किस फॉर्म में चले जाती हैं? रिजर्व फॉर्म में चले जाती हैं। और जबकि उनमें से मोस्टली सेल्स ऐसी होती हैं जो शुक्राणु या स्पर्म बनाने में अपना सहयोग करती हैं। देखिए जितनी भी यहाँ पर बन रही है अधिकांश तो क्या करेंगी? स्पर्म बनाएंगी, लेकिन कुछ ऐसी चले जाती हैं जो रिजर्व हो जाती हैं, आरक्षित हो जाती हैं। ठीक है, तो जो ये बची हुई, जो ये आरक्षित रह जाती हैं और ये जो नई यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया बन रही हैं, ये लगातार प्रोसेस में आती रहती हैं, यानी कि नए स्पर्मेटोगोनिया बनते रहते हैं। तो शुक्राणु बनाने वाली जो शुक्रजन कोशिकाएं हैं, अब यहाँ पर ये कोशिकाएं बन गई,
पहली अवस्था क्या थी, गुणन प्रावस्था, वो अवस्था यानी कि इन्होंने क्या कर ली, पूरी कर ली। अब गुणन हो गया है, बहुत सारी यहाँ पर कोशिकाएं बन गई हैं, हमने डिवाइड भी कर लिया कि मोस्टली क्या करेंगे, स्पर्म बनाएंगी और रेस्टिंग क्या हो जाएंगी, रिजर्व फॉर्म में रह जाएंगी। अब ये अवस्था पूरी हो गई। अब यहां से शुरू हो जाती है दूसरी अवस्था, जिसको हमने कहा था वृद्धि प्रावस्था। देखिए वृद्धि प्रावस्था में क्या हो जाएगा, जितनी शुक्र कोशिकाएं हैं यानी स्पर्मेटोगोनिया है, ये क्या करेंगी, वृद्धि करेंगी, और जो इनकी वृद्धि होती है वो लगभग 2 गुनी तक हो जाती है। ठीक है, अब ये क्या करेंगी, ये जो ये 2 गुनी संख्या में बनी है, इनकी बात कर रहे हैं, ये जो 2 गुनी संख्या में बनी है, इनको यही वाली कोशिकाओं को अलग नाम दिया गया है और इन्हें कहा जाता है प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जिसको हम कहेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये क्या हो जाएंगी, डिप्लॉइड हो जाएंगी, क्योंकि अब वृद्धि गुणन नहीं चल रहा, अब क्या चल रहा है, वृद्धि चल रही है। तो ये कैसी कोशिकाएं होती हैं, ये डिप्लॉइड होती हैं यानी कि द्विगुणित होती है। द्विगुणित मीन्स 2n, बार बार बता देती हूं मैं आपको ये बात। तो ये मीन्स क्या हो जाएंगे, द्विगुणित हो जाएंगी। अब ये वाली अवस्था में कितने गुणसूत्र आ जाते हैं, हमने कहा द्विगुणित हो जाएंगी, तो कितने गुणसूत्र हो गए, गुणसूत्र कितने होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। तो यहाँ गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, 46 हो जाएगी। आ गई बात समझ, इसमें कितने गुणसूत्र मिलेंगे, इसमें मिलेंगे 46 गुणसूत्र। आ गई बात समझ। अब यहां से अग्वीय की कौन सी अवस्था में प्रवेश कर जाता है, तीसरी अवस्था में प्रवेश कर जाता है, जिसे हम बोलते हैं परिपक्व प्रावस्था। क्या कह रहे हैं, मैच्योरिंग या मैच्योरेशन फेज। ठीक है, जितने ये प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं बनी हैं, यहां पर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा यानी कि मेयोसिस होगा। और ये अर्धसूत्री विभाजन पहली अवस्था की बात कर रहे हैं, या जिसमें कैसी कोशिकाएं बनेंगी, 2 समान कोशिकाएं बनेंगी, लेकिन वो कोशिकाएं कैसी होंगी, हैप्लॉइड होंगी, अगुणित होंगी। इनमें ये जो हैप्लॉइड होंगी तो इनमें गुणसूत्र कितने होंगे, 23। यहाँ डिप्लॉइड थे तभी तो 46 थे, लेकिन मैच्योरेशन फॉर्म में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उनमें क्या हो जाती है, जब विभाजन होता है तो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, हमने पढ़ा है। तो ये गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, आधे आधे हो जाते हैं, आधे एक में चले जाते हैं, आधे एक में चले जाते हैं। तो 46 को आप आधा आधा करेंगे तो 23 ही तो है। तो यहाँ पर क्या होता है कि 2 समान यानी कि इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, और इनमें कितने क्रोमोसोम्स रह जाते हैं, 23 क्रोमोसोम्स यहाँ पर रह जाते हैं। ठीक है, अब इन सेल्स में क्या होगा, जो द्वितीयक शुक्राणु कोशिका है, अब ये कहां से आती है, अब सोचिए कहां से आई। अभी हम द्वितीयक शुक्राणु कोशिका की बात कर रहे हैं, ये यही है। प्राथमिक में कितने थे, 46 थे, द्वितीयक में कितने हैं, 23 हैं। आगे बात समझ। प्राथमिक कहाँ बन रही थी, वृद्धि प्रावस्था में, और जो द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बन रही थी वो परिपक्व प्रावस्था में बन रही थी। तो ये दोनों द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं अब क्या करती हैं, अर्धसूत्री विभाजन 2। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन 2 के बाद ये किस में बदल जाएंगी, 4 में बदल जाएंगी। कितने में बदल जाएंगी, ये 4 कोशिकाओं में बदल जाएंगी। और यही स्पर्मेटिड का निर्माण करती हैं, जो ये 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड हैं, यही इसका किससे होगा, अर्धसूत्री विभाजन जो दूसरा होगा उसके द्वारा। तो ये चारों स्पर्मेटिड हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, n प्रकार के होते हैं। अभी पढ़ाई के हमने कैसे आधे आधे पट गए तो उनको हैप्लॉइड कहा। तो ये क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। और इस अगुणित की वजह से, क्यों अगुणित होते हैं, अब पहले ये समझ लीजिए, माना कंफ्यूजन आपको होगा कि यहाँ तो डिप्लॉइड थे यानी कि द्विगुणित थे और यहाँ हैप्लॉइड हो गए। इसी को क्लियर कर देती हूँ पहले मैं। ये यहाँ पर अगुणित इसलिए होते हैं क्योंकि जब ये अर्धसूत्री विभाजन 2 यहाँ पर होता है तो ये दूसरा अर्धसूत्री विभाजन किसके तरीके से होता है, माइटोसिस के तरीके से होता है, यानी कि समसूत्री विभाजन के तरीके से ही होता है। ठीक है, और इसीलिए इसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो जाती है, कि कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो इनमें गुणसूत्रों के नंबर्स अगर यहाँ 23 थे तो यहाँ भी कितने रहते हैं, 23 ही रहते हैं। तो ये तो थी इसकी दूसरी मतलब तीसरी अवस्था, जिसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत हमने इसको पढ़ा, हमने पढ़ा स्पर्मेटिड के अंतर्गत इन तीनों को। ठीक है,
अब देखिए दूसरी की बात करते हैं, जिसमें हमने कहा शुक्राणु जनन की बात की, यानी कि गैमेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं तो इन दोनों फेजेस की बात कर रहे हैं, फिर रिपीट कर रही हूँ। देखो स्पर्मियोजेनेसिस की बात कर रहे हैं, शुक्राणु जनन की बात कर रहे हैं। तो स्पर्मियोजेनेसिस जब ऐसी कोशिकाएं, यानी कि जब स्पर्मेटेड जब कैसे हो जाएंगे, नॉन मोटाइल होंगे, हिंदी में कहूं तो अचल। जब ये अचल होंगे, अचली होते हैं, तो इन अचल स्पर्मेटेड सेल्स से कुछ मोटाइल यानी कि गतिशील शुक्राणुओं के निर्माण करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, शुक्राणु जनन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए मैंने धीरे धीरे बोला। अचल स्पर्मेटेड से मेटेड, ठीक है, अचल स्पर्मेटेड से किसका, चल शुक्राणु का निर्माण होना, स्पर्म का निर्माण होना, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, शुक्राणु जनन कहलाती है। ध्यान में रखेंगे आप इस बात को। अब शुक्राणु जनन जो होगा, इसके बाद जितने भी शुक्राणु बनेंगे वो कहाँ जाते हैं, हेड की सहायता से। ध्यान होगा, हमने कल चित्र पढ़ा था, मैं रफली बनाती हूँ उस चित्र को। यहाँ पर कुछ इस तरीके का चित्र था, ये ब्लड सेल्स थी यहाँ पर, और हमने कुछ पिरामिडियल शेप में यहाँ पर दिखाई थी सर्टोली कोशिकाएं। ध्यान है आपको, रेड कलर का इंडिकेट किया था, और हमने इस तरीके से यहाँ पर दिखाए थे शुक्राणु, दिखाए थे, याद आ गया होगा आप लोग को। और यहाँ पर ये शुक्राणु थे, 4 का बल्क था, ध्यान होगा आपको, और वो इंडिकेट कर रहा था अर्धसूत्री विभाजन को। ऐसा एक चित्र बनाया नहीं था जब हमने वृषण की संरचना यहाँ पर इंडिकेट की थी। चलिए फिलहाल सर्टोली कोशिका की बात कर रहे हैं। हमने कहा था ये कोशिका कैसी होती है, सर्टोली कोशिका होती है, और इस सर्टोली कोशिका में जो ये शुक्राणु बन गए हैं अपने हेड की सहायता से जाकर चिपक जाते हैं, यानी कि हेड से ये क्या कर लेते हैं, इन कोशिकाओं में धंस जाते हैं। और जब ये धंस जाते हैं, धंसने का मतलब ये होता है शुक्राणु इन कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करता है। हमने जब पढ़ा था कि सर्टोली कोशिकाओं का क्या काम होता है, उनमें ये काम हमने पढ़ा था कि शुक्राणुओं को पोषण देने का काम होता है सर्टोली कोशिकाओं का। तो ये क्या करेंगे, कौन से सेक्शन से जुड़ते हैं सर्टोली कोशिकाओं से, हेड वाले सेक्शन से जुड़ते हैं। इसके बाद शुक्राणु यहाँ से निकल जाते हैं और कहाँ जाते हैं, वजाइना में एंटर कर जाते हैं, यानी कि फीमेल वजाइना में पहुंच जाते हैं। और यही वाली जो फीमेल वजाइना तक पहुंचने की प्रक्रिया इसकी है, यही क्या कही जाती है, स्पर्मिएशन कही जाती है, या हिंदी में कहूं तो इसे कहते हैं वीर्यसेचन। आ गई बात समझ। शुक्राणु जनन, नॉन मोटाइल स्पर्मेटेड से मोटाइल स्पर्म का निर्माण होने की जो प्रक्रिया शुक्राणु जनन है। जब ये शुक्राणु मैच्योर हो जाते हैं तो मूव करके सर्टोली कोशिकाओं में अपने हेड वाले रीजन से धस जाते हैं, और धसने के बाद ये वहां से सर्टोली कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करते हैं। फिर शुक्राणु ये वहां से निकलते हैं, यानी कि स्पर्म वहां से निकलते हैं और वजाइना में एंटर कर जाते हैं, यानी कि वजाइना में जब इनका एंट्रेंस होता है तो ये वाली प्रक्रिया कही जाती है स्पर्मिएशन या वीर्यसेचन। मैं इंग्लिश में भी लिख ही देती हूँ इसको, स्पर्मिएशन। आगे बात समझ इतनी, ठीक। आगे बात करते हैं कि जब स्पर्म का निर्माण होता है, जो अभी हमने पढ़ी थे तीनों टाइप, ओके, तो उससे भी अब आगे बढ़ जा रहे हैं, दोनों प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम बात कर रहे हैं कि हमने ये पढ़ा कि स्पर्म बनते हैं, यानी कि शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु बनने के लिए रेगुलेशन का काम कौन करते हैं, हार्मोन करते हैं। हार्मोन की वजह से ही तो ये पॉसिबल हो पाता है, ठीक है ना। देखिए, जो ये स्पर्मेटोजेनेसिस है, यानी कि शुक्रजन की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया की जो शुरुआत होती है हाइपोथैलेमस के हार्मोन, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सीक्रेट होता है, मैं लिख ही देती हूँ इसको। हाइपोथैलेमस के हार्मोन से सीक्रेशन होता है, यानी कि वो कैसा होता है, वो होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसे GnRH करके भी लिखा जाता है, पूरा लिख देती हूँ, चलिए। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। कहाँ से सीक्रेट होता है ये, हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है, और यही रिलीजिंग हार्मोन के द्वारा जितनी ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है वो कंट्रोल करने का काम करता है ये हार्मोन।
अब शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है और उस निर्माण के समय इसकी कितनी मात्रा यहाँ पर आनी चाहिए, क्योंकि हर हार्मोन की देखिए हार्मोन सीक्रेशन होना जितना जरूरी है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा सीक्रेट होना भी नुकसानदायक है और उसका कम सीक्रेशन होना भी नुकसानदायक है। तो ऐसा ही यहाँ पर है कि एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी होती है, उतना ही हार्मोन सीक्रेट होना चाहिए। तो जब यहाँ पर शुक्राणु निर्माण हो रहा है यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन हो रही है, तो उस समय इसकी जो मात्रा है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जो हमारा ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये पीयूष ग्रंथि को उत्तेजित करके दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन सीक्रेट करने के लिए उसको मोटिवेट करने का काम करता है। यानी कि सारी कंट्रोलिंग कहाँ से होती है, मास्टर ग्लैंड से यानी कि पीयूष ग्रंथि से होती है। अब देखिए ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है जिसे LH करके कहा जाता है। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है, फिर इसी के साथ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, उससे 2-3 दिन से लगातार इसकी FSH की हम बात कर रहे हैं। देखिए ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जो लीडिंग सेल्स हैं उनको प्रेरित करता है और एंड्रोजन का निर्माण करता है, उसका सीक्रेशन करता है। एंड्रोजन जो नर हार्मोन है उसकी बात कर रहे हैं। तो एंड्रोजन का निर्माण करेगा ये और एंड्रोजन का क्या करेगा, स्राव करेगा यानी कि उसका सीक्रेशन करेगा। ठीक है। अब जो यहाँ पर शुक्राणु जनन की प्रोसेस होगी साथ ही साथ उसमें हेल्प तो होनी ही है। अब FSH के बारे में देखिए फिर से हम सर्टोली कोशिकाओं पर आते हैं। हमने सर्टोली कोशिकाओं के समय पर भी पढ़ा था। FSH क्या करता है, सर्टोली कोशिकाओं को प्रेरित करता है और सर्टोली कोशिकाएं क्या करती हैं, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करती हैं। जब ये सर्टोली कोशिकाओं को प्रेरित करता है तो ये किसमें हेल्प करता है, उसके बाद ये हेल्प करता है शुक्राणु जनन में। किसमें हेल्प करता है, शुक्राणु जनन में यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस में। आ गई बात समझ। तो FSH इसलिए इंपॉर्टेंट है और ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इसलिए इंपॉर्टेंट है और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंड्रोजन का ये सीक्रेशन होता है। देखिए इसको एक छोटे से चार्ट के माध्यम से समझ लें तो शायद समझना मेरे ख्याल से थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखिए ये है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है। हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन सीक्रेट हुआ था, GnRH। कौन था वो, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है। अब ये क्या करता है, पीयूष ग्रंथि को यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को, अब स्पेलिंग देख लेना, पीयूष ग्रंथि को क्या करता है, ये मोटिवेट करता है। लेकिन पीयूष ग्रंथि के भी कौन से भाग को, आगे वाले भाग को, अग्र भाग को। और इसकी वजह से दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक होता है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन और एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जो लीडिंग कोशिकाएं हैं उन पर अपना प्रभाव डालता है और ये किस पर डालता है, सर्टोली कोशिकाओं पर अपना प्रभाव डालता है। ठीक है। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन को क्या होता है, हाँ, टेस्टोस्टेरोन को प्रेरित करती हैं यानी कि पुंजन को प्रेरित करती हैं। हिंदी की बात करूं तो हिंदी वर्डिंग भी कई बार बड़ी अच्छी ध्यान आ जाती है। ठीक है। उससे क्या होता है, ये प्रेरित कर देते हैं शुक्र जनन को यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस को, उसको प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। यहाँ पर मैं प्रेरित करना भी एक स्टेप लूंगी जरूर, क्योंकि डायरेक्ट स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होती, पहले उसको एक्टिवेट करना पड़ता है और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, शुक्र जनन होता है। ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हार्मोन एक रोल प्ले करते हैं, कहां से, हाइपोथैलेमस से। तो दो हार्मोन यहाँ पर सीक्रेट होंगे। जैसे ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन की हमने बात की, तो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जो भी एंड्रोजेंस हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन कहें हम, तो टेस्टोस्टेरोन को बना भी रहा है, उनको सीक्रेट भी कर रहा है और उसके बाद क्या कर रहा है, शुक्राणु जनन को वो प्रेरित करने का काम कर रहा है। ठीक है। अब देखिए अगर इस फॉर्मेशन को हम गुणन प्रावस्था के आधार पर समझें तो हम समझ ही गए कि उसकी सेल्स क्या होती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। एक और मैं उस गुणन को थोड़ा सा समझाना चाहूंगी। सपोज मान लीजिए ये हमारी एक सेल है। ठीक है। ये सेल कितने में कन्वर्ट हो गई, जब विभाजन हुआ इसमें, तो विभाजन होने के बाद ये द्विगुणित बनी, यही हमने पढ़ा।
द्विगुणित बनने के बाद ये फिर क्या हुई, 2 में कन्वर्ट हुई, ये हो गई एक और एक ये हो गई, विभाजन हो गया। तो एक से फाइनली इस स्टेप तक कितनी सेल्स मिल गई यहाँ पर, 1 से 4 मिल गई। ठीक है, फिर ये क्या करेंगी, यहाँ पर एक सेल फिर से 2 में डिवाइड हो जाएगी। अब यहां से एक सेल, जैसे ये 2n लिख देती हूं मैं, यहां भी ये 2n है ही, 2n और 2n, ये हो गया। इसी तरीके से कोशिकाएं बनी थी, वो विभाजन जो गुणन अवस्था में हमने पढ़ा था उसकी मैं बात कर रही हूँ एक बार, मुझे लग रहा है कि शायद दिक्कत करेगा। ये यहां तक विभाजन की पहली अवस्था पूरी हो गई थी। अब उसके बाद मान लो यही वाली कोशिका है, ये कोशिका क्या हो जाएगी, वृद्धि करेगी। दूसरी अवस्था हमने क्या पढ़ी थी, वृद्धि अवस्था पढ़ी थी। तो ये कोशिका में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। वृद्धि के बाद हमने पढ़ी थी जब उसमें मैच्योरेशन होता है। तो ये जो कोशिका जिसमें वृद्धि हुई है, एक कोशिका के एग्जाम्पल से ले रहे हैं, ओके, इसमें क्या होता है, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होता है। तो गुणसूत्र यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आधे आधे यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये कोशिका अगुणित हो जाती है, हेप्लॉइड हो जाती है। ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन था। ठीक है, अब उसके बाद इसमें एक बार फिर से विभाजन होगा। फिर से विभाजन होने के बाद यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या में हमने पढ़ा था कि कोई परिवर्तन इसलिए नहीं होता कि द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन किसके तरीके से होता है, सूत्री विभाजन के तरीके से ही होता है, यानी कि सेकंड माइटोटिक डिवीजन मेयोसिस डिवीजन के तरीके से ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बनी, हेप्लॉइड बनी, जो स्पर्मेटिड्स यहाँ पर बन रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ये क्या बनाएंगे, शुक्राणु बनाएंगे। शुक्राणु को मैं कैसे लिखूं, एस करके इंडिकेट कर दे रही हूँ, यानी कि स्पर्म बनाएंगे। ठीक है, यानी क्या बनाएंगे, स्पर्मेटोजोआ जिसको हम कहेंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, शुक्राणु बनाएंगे, जिसको क्या कहेंगे हम, डायरेक्ट स्पर्म ना भी कहें तो हम उसे स्पर्मेटोजोआ कह सकते हैं, कह सकते हैं, नाम होता है उसका स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो ये होती है शुक्राणु जनन की प्रावस्थाएं। तो आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं, अगर आपको सुविधाजनक लगे तो यहां से लेकर इस फेज तक ये क्या है, एक फेज है। ये सेकेंड फेज है जो छोटी सी है, जिसमें मैच्योरेशन होगा। और ये आपकी क्या है, जो यहाँ पर क्या होगा, ग्रोथ होगा। और ये यहाँ पर आपकी क्या है, मैच्योरेशन फेज है। तो आप फिलहाल आज के सेशन में हम इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट सेशन में जो हम बात करेंगे वो होगी हमारी जो शुक्राणु की संरचना है, यानी कि स्पर्म स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम बात करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए थोड़ा उसे इजीली समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आगे जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते चले जाएंगे उनकी बात करेंगे। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।